हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे आपके बीआरएम के यूनिट 4 के बारे में, दैट इज़ डेटा एनालिसिस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहला आपका टॉपिक है डेटा प्रिपरेशंस एंड क्लीनिंग। तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। तो डेटा प्रिपरेशन और क्लीनिंग जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी डेटा एनालिसिस प्रोसेस के अंदर। तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे हम कोई सर्वे कर लिया, हमने सेंसर हो गए, डेटा बेसिस से या फिर कहीं से भी हमने कोई डेटा कलेक्ट कर लिया, तो वो डेटा जो है रॉ फॉर्म में होता है। अब रॉ फॉर्म में डेटा हो सकता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर हो सकती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हो सकती हैं वो मिसिंग हो सकती हैं, ठीक है। और उसके अंदर हो सकते हैं डुप्लीकेट्स होते हैं, एक चीज़ हो रही है वो दो बारी हमें मिल रही हैं, तो उनमें काफ़ी सारी दिक्कत हमें मिलती है, या फिर इनकन्सिस्टेंट वैल्यू होती है उसके अंदर। तो इन सब को जब इतनी सब गलतियाँ इसके अंदर हैं तो ये तो हमारे कोई काम आएगा नहीं। तो उसको अपने काम के बनाने के लिए हमको क्या कहते हैं, इसको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको, ताकि हम इसका एनालिसिस कर पाएँ। तो यही है आपका डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग। तो चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं, इसके क्या क्या स्टेप्स बनेंगे। नंबर 1 स्टेप है डेटा कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। तो ये स्टेप क्या कहता है, डेटा सोर्सेस हो गए जैसे सर्वेज हो गए, सेंसर्स, वेब स्क्रैपिंग एंड डेटा बेसिस एक्सेट्रा से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इन सब जगह से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अब इंटीग्रेशन क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ अलग अलग सोर्सेज से आए डेटा को एक साथ जोड़ते हैं। तब जैसे हमने एक सोर्स से कुछ डेटा से, एक सोर्स से कुछ डेटा लिया, दूसरे सोर्स से लिया, तीसरे से लिया, तो सबको एक इंटीग्रेट करते हैं, सबको एक कंबाइन किया जाता है। तो फॉर्मेट और स्ट्रक्चर जो होता है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, जैसे कॉलम नेम्स हो गए वो सेम हो, या फिर डेटा टाइप मैच करें, ठीक है। तो ये हो गया डेटा कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग क्या होता है, इसके अंदर है सबसे पहले है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। तो ठीक है, तो मिसिंग डेटा एनालिसिस में दिक्कत देता है, इसलिए इसको हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मिसिंग वैल्यू हो गई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे। फर्स्ट इसके अंदर है डिलीशन। तो डिलीशन हो गया, अगर सिर्फ थोड़ा सा डेटा मिसिंग है तो उस रो या कॉलम को हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट ने एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं उसके मिसिंग है तो उस रो को ही हटा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ हो गया डिलीशन। अब इम्प्यूटेशन क्या हो गया, जैसे हो गया मीन मीडियन मोड। न्यूमेरिकल डेटा के लिए एवरेज या मोड से फिल करना। एग्जाम्पल अगर इसका देखें, जैसे मतलब अगर किसी का एज मिसिंग है तो एवरेज एज से उसको फिल कर देना, ये कर सकते हैं, इम्प्यूटेशन कर सकते हैं उसके अंदर। या फिर कोई प्रेडिक्टिव मॉडल यूज़ कर ले, जैसे कि रिग्रेशन या KNN जैसी टेक्निक्स होती हैं, उनका यूज़ करके मिसिंग वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या फिर इंटरपोलेशन हो गया, टाइम सीरीज डेटा के लिए बीच की वैल्यू को एस्टिमेट करके फिल करना। तो ये आपके ये इम्प्यूटेशन के पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट हो गया हैंडलिंग आउटलायर्स। तो हैंडलिंग आउटलायर्स क्या होता है, आउटलायर्स वो वैल्यू होती हैं जो डेटा से बहुत अलग होती हैं। जैसे एग्जांपल हो गए, इनकम है 10 करोड़ जब बाकी सब 50,000 के आसपास है। अगर ऐसे एक की इनकम जो है वो 1 करोड़ है और बाकी की इनकम है 50,000 रुपये, तो उसमें आप देखोगे कि ये वैल्यू 1 करोड़ की वैल्यू कितनी अलग है बाकियों से, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है इसके अंदर। तो विजुअलाइज का इसके अंदर होता है, विजुअलाइज पहला पॉइंट है। तो बॉक्स प्लॉट या स्कैटर प्लॉट से आउटलायर्स आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कोई बार ग्राफ हो गया या कहीं से हो गया, तो वहाँ से आप देखोगे इसका जो ग्राफ बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा अलग बनेगा, तो वहाँ से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद वेंचराइज हो गया, वेंचराइज मतलब रिप्लेस आउटलायर्स विद परसेंटाइल वैल्यूज़ और ट्रांसफॉर्म डेटा। तो आउटलायर्स को किसी फिक्स परसेंटाइल से रिप्लेस करना, ठीक है। जैसे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो डेटा का स्प्रेड जो है वो कम करता है। तो दैट इज़ हैंडलिंग आउटलायर्स। अब नेक्स्ट हो गया डीलिंग विद डुप्लीकेट्स। तो उसके अंदर क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई करते हैं कोई डुप्लीकेट हो, जैसे कोई सा भी आइडेंटिफाई डुप्लीकेट्स यूजिंग की कॉलम्स। तो जैसे स्टूडेंट आईडी फॉर एग्जांपल है, तो वो सेम हो दो रो के, तो कोई दो रो में एकदम सेम चीज़ है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई हमने कर लिया तो रिमूव करेंगे उसको या फिर मर्ज करेंगे। तो दैट इज़ आपका डीलिंग विद डुप्लीकेट्स हो गया। नेक्स्ट हो गया करेक्टिंग इनकन्सिस्टेंसीज। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे मेल हो गया, मेल को एक ही फॉर्मेट में बदल के मेल करना। अब कई जगह हो सकता है यहाँ पे मेल लिखो, कई जगह हो सकता है सिर्फ M लिखो, और कई जगह हो सकता है M या पूरा स्मॉल के अंदर लिखो। अब ये क्या हो सकता है, ये अलग अलग चीज़, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को बता रहा है, इसमें अलग अलग चीज़ें इसके अंदर भरी हुई हैं। तो इसको एक सिर्फ एक वर्ड से इसको डिनोट करें तीनों चीज़ों को, जहाँ जहाँ भी ये लिखा है उसको बेसिकली रिप्लेस करके ये करते हैं। और कोई भी टाइपो एरर हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उसको करेक्ट कर दें। और बाकी फिर यही है, इसके अंदर यही आपका था करेक्टिंग इनकन्सिस्टेंसीज, ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो उसके अंदर पहले नॉर्मलाइजेशन या फिर स्टैंडर्डाइजेशन। तो वैल्यूज़ को नॉर्मलाइजेशन का मतलब है वैल्यूज़ को 0 से 1 के बीच लेके आना, और स्टैंडर्डाइजेशन का ये मतलब हो गया कि मीन, जैसे मीन इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1 बताना। ठीक है, तो आपका ये हो गया नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब एनकोडिंग कैटेगरियल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे टेक्स्ट वैल्यूज़ को नंबर में बदलना होता है बेसिकली। तो जैसे हो गया अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग कॉलम बनाना हो गया। उसके बाद हो गया लेबल करना, कैटेगरीज़ को नंबर देना। अब जैसे होता है, अब जैसे आपने एक्सेल में यूज़ किया होगा, अब जैसे ट्रू है तो 1 है, फॉल्स है 0, तो उसको ऐसे पूरे एक लेबल करना उनको, दैट इज़ एनकोडिंग कैटेगरियल वेरिएबल्स। नेक्स्ट हो गया डेटा टाइप कन्वर्जन। तो डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्ट डेटा टाइप्स फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे हो गया, जैसे 2023 0501 ऐसे कोई भी डेट है, उसको स्ट्रिंग से डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, पूरी ऐसे डेट फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे फिफ्थ जून, 5 मई 2025-24 ऐसे जो भी डेट होगी उस हिसाब से कन्वर्ट करना। नेक्स्ट हो गया डेटा रिडक्शन हो गया। अब ये इतना स्टेप्स, कई लोग इसके अंदर कहते हैं कि पूरा स्टेप में आता है ये, कई लोग कहते हैं कि इसका स्टेप है इसमें आता है, कई लोग कहते हैं नहीं आता। तो चलिए एक बार इसको देख ही लेते हैं। अब जैसे इसके अंदर होते हैं इररिलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो वो यूज़फुल नहीं होते, तो उनको हटा देने का इसके अंदर सीधा ये कहता है। और नेक्स्ट हो गया डायमेंशनल रिडक्शन। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो गया या फिर वगैरह वगैरह फैक्टर एनालिसिस का यूज़ करके वेरिएबल्स की जो नंबर है ना, नंबर को कम करते हैं, लेकिन की इन्फॉर्मेशन मेंटेन रखते हैं। तो जो की इन्फॉर्मेशन होती है उसको मेंटेन करते हैं, जो इररिलेवेंट होगी या फिर ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगी उसको हटा देते हैं। तो यही आपका ये टॉपिक था। हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, दैट इज़ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी विजुअल फॉर्म में दिखाना, जिससे आपको पैटर्न्स हो गए, ट्रेंड्स हो गए, आउटलायर्स, यानी कि यूजुअल डेटा ईजिली समझ आ जाए। तो ये मेथड डेटा को जल्दी और क्लियरली इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, स्पेशली जब आप किसी को डेटा एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर कोई कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर कॉमन ग्राफिकल टूल्स हैं, ये सब आपको पता ही होंगे। पहले हो गया बार चार्ट हो गया, तो कैटेगरी डेटा के कंपैरिजन में ये यूज़ होता है। जैसे हमने जेंडर वाइज को कंपैरिजन करना है, सिटी वाइज करना है, प्रोडक्ट वाइज करना है, ये हो गया। तो एक्स एक्सेस हो गया, इसमें कैटेगरीज आती हैं, वाई एक्सी में फ्रीक्वेंसी आ गया, मतलब कोई नंबर आ गया। हिस्टोग्राम हो गया, हिस्टोग्राम जो होता है आपने देखा होगा, तो एक साथ आपने देखे होंगे ग्राफ्स होते हैं बिना कोई स्पेस के। बार ग्राफ के अंदर थोड़ा स्पेस होता है, ग्राफ के अंदर बनाते हैं, तो हिस्टोग्राम में कोई स्पेस नहीं होता। अब पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट क्या होता है, वो एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर दिखाता है, शोज प्रोपोर्शनल डेटा स्लाइस ऑफ अ सर्कल। तो बेस्ट फॉर क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, इसके अंदर कम कैटेगरीज होती है ना, वहाँ के लिए पाई चार्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्स प्लॉट के बारे में। बॉक्स प्लॉट हो गया डेटा का स्प्रेड और सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब, साथ ही आउटलायर्स, ये सब दिखाता है। ये मीन क्वार्टाइल्स हो गई, ये सब हो गया, ये तो ये सब इसके अंदर दिखाता है। और क्या होता है, ऐसे ही Q1 हो गई, Q3 जो क्वार्टाइल्स हैं इसके अंदर, तो वो भी इसके अंदर वो बताता है। तो उसका यही है, जब आपको कोई ग्रुप वाइज कंपैरिजन करना हो, अब जैसे बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स मार्क्स हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में ये बॉक्स प्लॉट यूज़फुल है हमारे लिए। नेक्स्ट हो गया स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट क्या होता है, दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं ना, तो उनके बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। जैसे हर पॉइंट एक पेयर ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कोई एक्स हो गया, कोई वाई हो गया। तो कोरिलेशन समझने के लिए जैसे हाइट और वेट हो गई, अब स्टडी आवर्स कितने हैं और मार्क्स कितने हैं, तो दो चीज़ों को जब इसमें हो रहा हो तो उसको कंपेयर करना होता है एक तरीके से। अब एग्जांपल अगर मैं इसका बताऊं आपको, तो जैसे स्टडी टाइम बढ़ाने पर मार्क्स भी बढ़ते हैं, तो अपवर ट्रेंड दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। अब नेक्स्ट है इसके अंदर लाइन ग्राफ आपको पता होगा, डेटा पॉइंट्स को लाइन से कनेक्ट करके ओवर टाइम दिखाते हैं। अब जैसे आपने कोई नॉर्मल ग्राफ होता है, वहाँ पे अलग अलग लाइन से कुछ को कनेक्ट करते हैं, तो वो लाइन ग्राफ बन जाता है। तो ये क्या होता है कि बेस्ट फॉर टाइम सीरीज डेटा टू शो ओवर टाइम, टाइम सीरीज डेटा के लिए बेस्ट है। जैसे मंथली सेल्स हो गई, ईयरली टेम्परेचर हो गया, जो हमें पता चल सकता है उससे कि यहाँ पे ये बढ़ रहा है, फिर अगले महीने कम हो रहा है, फिर अगले महीने दोबारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही आपका लाइन ग्राफ हो गया। अब स्टेम एंड लीफ प्लॉट क्या होता है, ये एक मिक्स होता है टेबल और ग्राफ का। इसके अंदर टेबल भी होती है, ग्राफ भी होते हैं। डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है कि बिना रॉ डेटा को खोए, रॉ डेटा भी उसके अंदर है, और साथ में वो आपको ये पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ आपका स्टेम एंड लीफ प्लॉट। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम रॉ डेटा को कैटेगरीज क्लासेस में डिवाइड करके ये देखते हैं कि हर कैटेगरी में कितने डेटा पॉइंट्स या कितनी ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं। ठीक है, तो इसके अब स्टेप्स देखें तो स्टेप्स इसके अंदर क्या क्या बनेंगे। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पहला स्टेप है डिटरमाइन द रेंज। तो रेंज होती है, हमें उसको डिटरमाइन करना। अब रेंज हमें कैसे कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो। अब जैसे अगर डेटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 20 है और सबसे बड़ी वैल्यू 100 है, तो 100 माइनस 20 अगर करेंगे तो उसकी रेंज क्या बनेगी, 80 बनेगी। तो दैट इज़ आपकी डिटरमाइन द रेंज पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हो गया चूज़ द नंबर ऑफ क्लासेस। तो चूज़ द नंबर ऑफ क्लासेस हो गई, कितनी कैटेगरीज इसके अंदर हमें बनानी है। तो उसके अंदर हो सकता है एक फॉर्मूला भी है इसका, k इज इक्वल टू 1.1 प्लस 3.322 log 10n। तो इसके अंदर ये आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कुछ का फॉर्मूला लिखना है, बट अगर आप लिख दोगे एग्ज़ाम के अंदर तो एक बोनस मार्क्स आप मिल सकते हैं आपको। तो इसके अंदर यही था कि ये जो होता है स्टर्गिस रूल होता है, जो स्टर्गिस रूल का यूज़ करके हम ये करते हैं कि चूज़ द नंबर ऑफ क्लासेस, कितनी इसके अंदर क्लासेस बनी है। तो दैट इज़ इसका ये हो गया। नेक्स्ट हो गया कैलकुलेट क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ क्या होती है ये देखते हैं। तो क्लास विड्थ होती है जब हम रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस से ऐड करें। अब जैसे नंबर ऑफ क्लासेस जो ऊपर हमने निकाली यहाँ पे और रेंज हो गई, दोनों को इसको ऐड कर देना, रेंज प्लस के करें हम, तो उससे हमें निकल आएगी क्लास विड्थ। तो ये क्या होता है, रिज़ल्ट को राउंड अप करो या फिर किसी कन्वीनियंट नंबर तक ये लेके जाती है। अब जैसे क्लास विड्थ हो गई, तो अब तो ये क्या करते हैं, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। जैसे हम बात करें क्लास विड्थ हमारी 70 है, 70 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या पता कुछ ऐसे 6.7 पॉइंट कुछ ऐसे आंसर है, तो उसको राउंड ऑफ करके 7.2 से 8 तक लेके आना। तो इसके अंदर हम ऐसे करते हैं क्लास विड्थ के अंदर। नेक्स्ट हो गया क्रिएट क्लासेस बिन्स। तो इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। हर क्लास एक इंटरवल होती है, जैसे 0 to 10 हो गया, 11 to 20 हो गया, वैसे पूरा एक इंटरवल बनाया जाता है। तो एक वैल्यू सिर्फ एक क्लास में आनी चाहिए। ठीक है, तो कलेक्टिवली सारी वैल्यूज़ किसी ना किसी क्लास में आनी चाहिए। एग्जांपल अगर लोएस्ट वैल्यू ऐसे 20 है तो एक हमें एक ऐसे क्लास विड्थ बनाना चाहिए, क्लासेस बनाना चाहिए, जैसे 0 to 20 तक हो गया। उसके बाद ऐसा, अब जैसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि 20 to 30 करें, 21 करें, क्योंकि 20 तक तो हो गया और 21 से 30, तो ऐसे वैसे करके आप इसमें लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट है टेली फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्या होता है, डेटा के हर वैल्यू को उसकी क्लास में डालना होता है, हर क्लास का फ्रीक्वेंसी बनानी होती है। ठीक है, जैसे आपने इसके अंदर देखा होगा, जैसे क्लास है यहाँ पे, जैसे एक 0 to 10 की क्लास है, 0 to 10 की क्लास में 2 आ रही हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी है, दो लोग फॉल कर रहे हैं। 11 to 20 के अंदर 3 लोग आ रहे हैं, तो उसके अंदर हम कहेंगे 3 लोग फॉल कर रहे हैं। तो दैट इज़ टेली फ्रीक्वेंसी, काउंट करना ऑब्जर्वेशन। अब बिल्ड द नंबर क्या होता है, बिल्ड द टेबल। तो बनाई जो गई टेबल में जनरली 4 कॉलम्स होते हैं, पूरी ऐसे हमें टेबल बनानी होती है। टेबल में क्या होता है, हमने सिंपल 11th-12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि पहले क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर हम यही कह सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली इसके अंदर मोटा मोटा चीज़ें, ये सब हमें एक टेबल फॉर्म में बनाना है, इसका सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होता है इसका यूज़ होता है डेटा को समराइज और डिस्क्राइब करने के लिए होता है, ताकि हमें डेटा का एक ओवरऑल आइडिया मिले बिना उसके हर वैल्यू को इंडिविजुअली देखने में। ठीक है, तो दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें, पहला है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है मीन होते हैं, एवरेज वैल्यू जो होती है। अब मीन का फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट इज़ वैल्यू ऑफ मीन, फॉर्मूला ऑफ मीन। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहली चीज़ आती है मीन के बाद आएगी आपका आएगा मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू होती है। जब भी कोई डेटा को हम ऑर्डर वाइज अरेंज करते हैं, जो उसकी मिडल वैल्यू होती है वो होती है मीन। तो मीन का आपको फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या होता है, वो होती है n/2 हम करेंगे या फिर n+1/2 करेंगे। तो जो भी उसकी मिडिल वैल्यू होगी उस हिसाब से हम मीन इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम मीन वैल्यूज़ की हम ऑड, अगर मीन वैल्यू ऑड है ना तो ऐसे 3 ऑब्जर्वेशन है। अब 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा। तो जब ऑड वेरिएबल्स हो तो हमें क्या करना है कि n+1 करना है, n+1/2 करेंगे
तो फिर उसके अंदर हमारी मिडिल वैल्यू निकल आएगी। और अगर हमें ये करना है कि इवन नंबर है तो सीधा सीधा हम ऐसा कर सकते हैं, n+1 जो n वैल्यू है जो, और इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है, दोनों को ऐड करके ये कर लें। अरे यार ये गलती कर दी मैंने, 15 मिनट पर देखना। चलो, मोड हो गया। मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो जो मोड क्या होती है, तो मोड वो होती है जो सबसे ज़्यादा बारी जो वैल्यू आई होती है, दैट इज़ कॉल्ड मोड। ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया मेजर्स और डिस्पर्जन क्या होता है। मेजर और डिस्पर्शन ये बताते हैं कि डेटा वैल्यूज़ कितनी स्प्रेड आउट है। अब रेंज, अगेन इसके अंदर रेंज आ गया, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो अब वेरिएंस क्या होते हैं? वेरिएंस होते हैं मीन से हर वैल्यू का डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर करके जो एवरेज निकालते हैं। तो बेसिकली जो अपने वेरिएंस का फॉर्मूला देखा होगा, सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो डेटा वैल्यूज़ मीन से कितनी दूर दूर है तो ये बताती है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन का वेरिएंस का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट होता है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? तो ये बताता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना परसेंट है मीन के रिस्पेक्ट में। तो उसका यूज़फुल होता है डिफरेंट डेटा सेट्स का कंपैरिजन करने के अंदर, ये यूज़फुल होता है। तो इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर फार्मूला इसका यही है, आपके सामने ये फार्मूला यहाँ से देख सकते हो। तो ये यूज़फुल होता है कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी अमंग डेटा सेट्स। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ शेप्स। तो ये क्या होता है? इसमें पहला पॉइंट है स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस बताता है कि डेटा सिमेट्रिक है या नहीं। तो पॉजिटिव स्क्यू का मतलब है राइट टेल लंबी होती है या फिर नहीं, जैसे मीन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मीडियन है, या फिर मोड है, या फिर इसका उल्टा है, या फिर मीन सबसे छोटा है, मीडियन से बड़ा, मोड उससे बड़ा। तो ऐसे या पॉजिटिव स्क्यू है या फिर नेगेटिव स्क्यू है, ये देखना। अब इसका कर्टोसिस के बारे में बात करते हैं। तो कर्टोसिस क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन की पीकेडनेस बताता है कि कितना शार्प या फ्लैट कर्व है। तो अगर हाई कर्टोसिस है तो मतलब शार्प पीक हो गई तो हेवी टेल्स हो गई, लो कर्टोसिस है तो मतलब फ्लैट पीक हो गई, लाइट टेल्स हो गई। और नॉर्मल कर्टोसिस है तो नॉर्मल बेल कर्व बनेगा, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दैट इज ये हो गया। अब परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स, इंटरक्वार्टाइल देखें तो परसेंटाइल्स होता है डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो एग्जाम्पल से 25th परसेंटाइल जो है वो 25% ऑफ द डेटा इज़ बिलो दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से नीचे क्या 25% डेटा ये बताती है। तो इसके अंदर क्वार्टाइल्स होते हैं। क्वार्टाइल्स डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपने देखा होगा Q1, Q2, Q3। Q1 को 25 परसेंटाइल, Q2 50 परसेंटाइल और Q3 75 परसेंटाइल। तो मतलब Q2 का अगर हम देखें तो Q2 का क्या मतलब हुआ, 50% डेटा इससे ऊपर है, 50% डेटा इससे नीचे है, दैट इज़ Q2। एंड Q3 75% सेम उसके लिए। अब इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है? मिडिल 50% डेटा का स्प्रेड दिखाता है। अब जैसे Q3 माइनस Q1 करेंगे, 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल करेंगे तो 50 परसेंटाइल आएगा। तो मिडिल जो 50% वैल्यू है तो उसका हम स्प्रेड बताती है। तो आउटलायर्स डिटेक्ट करने के लिए IQR यूज़फुल होता है। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है। तो हाइपोथेसिस जो होता है एक एजम्पशन होती है, स्टेटमेंट होती है जिसका हम टेस्ट करते हैं डेटा के ज़रिए। ये रिसर्च के स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसमें आप कोई क्लेम करते हो और फिर देखते हो कि डेटा उसको सपोर्ट करता है या उसको डेटा सपोर्ट उसको नहीं करता। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके स्टेप्स के बारे में। तो होती है उसके अंदर सबसे पहला स्टेप है आपका फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। तो इसके अंदर क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि हम टेस्ट कर क्या रहे हैं। तो जैसे हम बात करें इसके अंदर, जस्ट अ सेकेंड, सबसे इंटरेस्टिंग राइट। तो हम इसके अंदर बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इसके नल हाइपोथेसिस। तो ये क्या होता है, हम इसको मान के चलते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट यही है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि कुछ इसके अंदर कुछ अलग नहीं है। इसमें जो हम रिज़ल्ट कर रहे हैं, जो हमने कोई रिसर्च है, जो हमने पहले कोई अगर कुछ कुछ आया हुआ है तो हम इसके में कह के चलेंगे कि इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। तो दैट इज़ आपका नल हाइपोथेसिस हो गया। एग्जांपल देखें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स को द सेम ऑन एवरेज। तो बॉयज़ और गर्ल्स के जो हम अगर एवरेज मार्क्स निकालना चाहते हैं तो हम पहले से कह रहे हैं कि ये दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट हो गया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो दिस इज़ व्हाट यू ट्राइंग टू प्रूव। तो ये वही चीज़ें जो हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो कोई भी चीज़ है, समथिंग हैज़ चेंज और देयर इज़ अ डिफरेंस, कि किसी चीज़ में कोई डिफरेंस है, वो सेम नहीं है। अब जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स के मार्क्स हम निकालना चाहते हैं तो दोनों के डिफरेंट मार्क्स आए। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें हम, दैट इज़ चूज सिग्निफिकेंस लेवल।
ठीक है। चूज सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, दिस इज लाइक सेटिंग द टॉलरेंस ऑफ रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग। तो हम क्या करते हैं यूजुअली लाइक 0.05%, लाइक 5% चांस हो सकता है कि हमने कोई से भी एजम्पशन लिए तो वो गलत अब वो गलत हो सकता है। अब 1% भी लिए तो वो हो सकता है 5% हो या फिर 1% हो, तो इनमें से कोई एक हम देखते हैं कि इतनी परसेंट हमारा सही है, इतनी परसेंट हमारी गलती हो सकती है। तो ऐसे एंड में हम कहते हैं कि हमारे 99% हमारा है कि हमारी रिजल्ट सही होगी। मतलब हमने मान के चले कि 1% इसमें थोड़ा रिस्क वगैरह हो। ठीक है, तो लोअर वैल्यू इज इक्वल टू मोर केयरफुल। तो इसका नहीं होता है। अब होता है चूज़ द राइट टेस्ट, पिक द राइट टूल। तो लाइक चूजिंग द राइट टूल फॉर द जॉब। तो इसके अंदर क्या होता है, अब जैसे हमें एक राइट टूल चूज़ करना पड़ता है। अब जैसे डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पर, जैसे हाउ मच डेटा यू है, हमारे पास कितना डेटा है, हमारे पास किस टाइप का डेटा है, नंबर्स में है, कैटेगरीज में है, क्या है, या हमें क्या वेदर यू नो डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन और नॉट, कि हमारे पास जो पूरी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे पास उनकी डिटेल्स है या नहीं है। तो दैट इज़ आपका चूज द राइट टेस्ट, पिक द राइट टूल। नेक्स्ट हो गया सेट अ रूल फॉर डिसीजन, डिफाइन व्हेन टू से येस और नो। तो इसके लिए ये हो सकता है, हम स्पेशल चार्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे जी टेबल, टी टेबल हो गया, वेरा वेरा, टू सेट अ क्रिटिकल वैल्यू। तो स्पेशल चार्ट्स का यूज़ किया जा सकता है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, बाद में कंपेयर करेंगे हमारे रिजल्ट को विद दिस टू डिसाइड इफ़ योर फाइंडिंग्स इज स्ट्रॉन्ग है ना। तो हमारी जो चीज़ हमने निकाली है वो चीज़ स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो उसको हम कंपेयर भी करेंगे। उसके बाद हो गया, और यू कैन जस्ट यूज द पी वैल्यू लाइक नंबर दैट शोज हाउ लाइकली योर रिजल्ट इज जस्ट बाय चांस। ठीक है, तो हम इसके अंदर पी वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जी टेबल, टी टेबल और पी वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन, कैलकुलेटर टेस्ट रिजल्ट। तो उसके अंदर क्या करेंगे, यूज़ द फॉर्मूला हो गया, हम फॉर्मूला का वेरियस फॉर्मूलाज का यूज़ करके अपना जो है टेस्ट रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। उसके अंदर वो ये थोड़ा मैथ्स हो गया, मैथ्स मतलब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स वे में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो दैट इज कैलकुलेटर टेस्ट रिजल्ट। देन हो गया मेक अ डिसीजन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्टार्टिंग बिलीफ। तो इफ़ योर जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, इट फॉल्स टोटली इन द रिजेक्शन जोन, देन यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो उस केस में नल हाइपोथेसिस जो है उसको रिजेक्ट कर देंगे, या आपकी जो हमारी पी वैल्यू है वगैरह 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 वही है, यू कीप, बट यू आर नॉट सेइंग जस्ट दैट देयर इज नॉट एनफ प्रूफ अगेंस्ट इट। तो वही है, अदरवाइज यू कीप। अगर इसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ ज़्यादा प्रूफ नहीं है तो अपनी जो H0 है, H0 मतलब नल हाइपोथेसिस जो है उसको हम रखेंगे। नेक्स्ट हो गया गिव द फाइनल कंक्लूजन, सी व्हाट इट मीन्स इन रियल लाइफ। अब एग्जांपल देखें इसका, एट अगर 5% लेवल पे वी रिजेक्ट द आइडिया दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कोर द सेम, कि 5% लेवल हम 5% मान के चल रहे हैं कि इन दोनों का जो स्कोर है वो सेम होगा, तो देयर सीम्स टू बी रियल डिफरेंस। या फिर हम कहें तो वी डोंट हैव इनफ एविडेंस टू से बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कोर डिफरेंटली। तो उसका यही है गिव द फाइनल कंक्लूजन, कि रियल लाइफ में कंक्लूजन देना कि एटलीस्ट कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है, दैट इज आपका गिव द फाइनल कंक्लूजन। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ आपका पैरामीट्रिक टेस्ट। अब पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, तो दीज आर टेस्ट वी यूज़ व्हेन द डेटा फॉलोज अ नॉर्मल शेप कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉलो कर रहा है। अब इसको हमें कब यूज़ करना होता है, जब द डेटा लुक्स लाइक अ बेल कर्व, लाइक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है, ये तब यूज़ होता है पैरामीट्रिक टेस्ट। तो इसके बारे में हमको पता होता है, डिटेल्स पता होती है हमारी पॉपुलेशन के बारे में, लार्ज सैम्पल हो गया, ये सब हमें पता होता है। अब इसके अंदर पहले होता है जी टेस्ट। तो जी टेस्ट कब हम यूज़ करते हैं, वी नो द पॉपुलेशन वेरिएंस, हमें पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में पता हो, जो मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट डेटा इज़। एंड नेक्स्ट इज वी हैव लार्ज सैम्पल, हमारे पास लार्ज सैम्पल हो, लाइक मोर देन 30 पीपल को हो गया, वी नो द पॉपुलेशन वेरिएंस, तो तब हम जी टेस्ट यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ क्यों करते हैं, टू कंपेयर वन ग्रुप टू द पॉपुलेशन। अब जो एक ग्रुप को हमने जो सैम्पल ग्रुप है उसको पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और टू कंपेयर, या फिर दो बड़े ग्रुप्स को कंपेयर करना, टू सी इफ देर डिफरेंट, कि उनमें कोई फ़र्क भी है या फिर वो भी उनका रिजल्ट जो है जो कि हमने देखना है वो सेम आ रहा है। तो एक ग्रुप को पॉपुलेशन से और फिर दो बड़े ग्रुप को कंपेयर करना है, दैट इज़ जी टेस्ट हो गया आपको। अब टी टेस्ट क्या होता है, उसको कब यूज़ करते हैं, वी डोंट नो द पॉपुलेशन वेरिएंस, तो हमें जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो नहीं पता, या फिर हमारे पास एक छोटा सैम्पल साइज हो गया लाइक 30 और फ्यूअर पीपल का, तो तब हम इसको टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ टी टेस्ट हो गए, वन सैम्पल टी टेस्ट हो गया, कंपेयर योर ग्रुप टू अ नोन वैल्यू, जो हमारे ग्रुप है उसको कंपेयर करें किसी नोन वैल्यू से, लाइक चेकिंग इफ योर क्लास एवरेज स्कोर इज डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल एवरेज।
अब जैसे हमारा जो है कोई हमें नेशनल एवरेज हो गया, कोई अगर CBSE के रिजल्ट आते हैं आपके, तो हमें पता है कि ऑल इन एवरेज इतने परसेंट बच्चे लोग पास हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो क्लास है क्लास में देखेंगे कितने परसेंट पास है। नेशनल एवरेज अगर 90% बच्चे पास हो रहे हैं तो हमारे क्लास में कितने 80% है, 70% है, 95% कितने भी हैं, तो इससे हम ये कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट हो गया इंडिपेंडेंट 2 सैम्पल टी टेस्ट हो गया, कंपेयर 2 सेपरेट ग्रुप्स को, जैसे बॉयज़ का अलग ग्रुप है, गर्ल्स का अलग ग्रुप है, तो 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप के सैम्पल्स को हम टेस्ट करेंगे। पेड सैम्पल टी टेस्ट हो गया, कंपेयर द सेम ग्रुप एट 2 टाइम्स, तो लाइक स्टूडेंट्स का जो पहले का मार्क्स था और आफ्टर का मार्क्स हो गया। लेट्स सपोज हमने कोई ट्रेनिंग दी है स्टूडेंट्स को, उस जो स्टूडेंट जब ट्रेनिंग ली थी तो उससे पहले उनका क्या स्कोर था, ट्रेनिंग ली और उसके बाद क्या स्कोर है, तो उन्हीं के जो पास रिजल्ट्स को उन्हीं के फ्यूचर रिजल्ट्स को हम कंपेयर करेंगे। दैट इज़ आपका पेड सैम्पल टी टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट हो गया नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो गए, तो ये क्या होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, टाइप ऑफ टेस्ट, ये स्टैटिस्टिक्स से यूज़ होते हैं जब हमारा डेटा फॉलो नहीं करता यूजुअल रूल्स को, लाइक हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है, तो व्हेन द डेटा इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तब यूज़ होता है। तो जब हमारा डेटा होता है इज इन कैटेगरीज, लाइक मेल फीमेल हो गया, येस नो का आंसर हो गया, जैसे कोई कलर हो गया रेड ब्लू हो गया, या फिर रैंकिंग हो गई, फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग, तो तब ये डेटा हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर होता है, इसको निकालते कैसे हैं, इसके अंदर होता है ची स्क्वायर टेस्ट। तो ची स्क्वायर टेस्ट होता क्या है, पहले देखते हैं व्हाट इज इट। इट्स अ टेस्ट दैट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट गुडनेस ऑफ इट। गुडनेस ऑफ इट का मतलब होगा कि जो डेटा है ये मैच करता है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो जो डेटा हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट के बाद जो हमारी कंक्लूजन आ रही है कि वो दोनों मैच कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हो गया, जो 2 कैटेगरीज हैं जो जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, जिनके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो रिलेटेड हैं या नहीं है, तो दैट इज टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अगर इसका एग्जांपल देखें तो लेट्स से यू वांट टू चेक पीपल्स फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर इज इक्वली पॉपुलर वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। तो लोग जो होते हैं उनका लेट सपोज कि हमें चेक करना है कि लोगों का जो फेवरेट फ्लेवर है, दैट इज़ 3 फ्लेवर हैं, दैट इज़ लाइक 33% लोगों को वनीला अच्छा लगता है, 33% को चॉकलेट, 33% को स्ट्रॉबेरी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम काउंट करेंगे हाउ मेनी पीपल पिक ईच फ्लेवर। अब देन यू कंपेयर योर एक्चुअल रिजल्ट विद व्हाट यू एक्सपेक्टेड। अब हमने एक्सपेक्ट तो ये किया था कि 1/3 तीनों को लाइक करेंगे, बट जब हम इन रियलिटी 100 लोगों को पूछें तो हो सकता है कि 70 ऑफ देम चूज चॉकलेट एंड देन 15 अगर वनीला स्ट्रॉबेरी पर जाए। तो दैट इज़ कि इसको हम कंपेयर करेंगे जो हमने एक्सपेक्ट किया था जो हमारे रिजल्ट है उससे। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं ची स्क्वायर टेस्ट के, तो सबसे पहले होता है मेक अ टेबल विद योर डेटा। जो हमारा डेटा है उससे पहले हमें टेबल बनाना होता है। लाइक इसको बताएं लाइक हाउ मेनी पीपल चूज ईच फ्लेवर, जैसे कोई वनीला फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, तो उसको कितने लोगों ने चूज़ करा पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद करेंगे कैलकुलेट करेंगे जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था, लाइक इफ़ देयर वर नो डिफरेंसेस और रिलेशनशिप। हमने एक्सपेक्ट किया था 1/3 हो, और अब देखेंगे तो ये एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंस है भी या फिर नहीं है। तो उसके बाद होंगे यूज़ द ची स्क्वायर फार्मूला। तो ची स्क्वायर का कोई फार्मूला है, फार्मूला मैंने आपको नहीं लिखा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो आप इतना आप देख सकते हैं कि आप इतना एग्जाम में लिखेंगे, आई वुड सजेस्ट कि इतना काम चल जाना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा, टू फाइंड ची स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, टू फाइंड आउट हाउ डिफरेंट द एक्चुअल नंबर्स आर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वंस, कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कितना फ़र्क आया है। तो चीज़ को फार्मूला से ये पता चल सकता है। उसके बाद बात करें कंपेयर, तो कंपेयर द रिजल्ट्स विद द वैल्यू फ्रॉम द ची स्क्वायर चार्ट। तो ची स्क्वायर का पूरा एक चार्ट बनाएगा बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द डेटा के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से हम उसको कंपेयर करेंगे। अब जब हमने टेबल बना दी, कैलकुलेट कर लिया, फार्मूला लगा के ये देख लिया एक्चुअल में और एक्सपेक्टेड में क्या फ़र्क है, कंपेयर कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक डिसीजन बनाएंगे अपना। तो ये क्या हो सकता है, इफ़ योर वैल्यू इज़ बिगर देन द चार्ट वैल्यू, तो डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। तो अगर हमारी जो रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है चार्ट वैल्यू से, तो हमारा डिफरेंस हो गया सिग्निफिकेंट हो गया। अगर ये स्मॉलर है तो डिफरेंस हो सकता है वो माइन्यूट डिफरेंस हो, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ आपका मेक अ डिसीजन, आपका पॉइंट था। तो ओवरऑल गाइस यहीं पे आपका यूनिट 4 ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।